तो शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुलेटिन की सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली से मिली खबर का, जहां तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग ने इसके बाद एक नया आदेश जारी किया है टीएमसी से मिली शिकायत के बाद। और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कहा है कि 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाए बीजेपी। टीएमसी ने शिकायत की थी जिसमें बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन टीएमसी ने बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर पर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बीजेपी से कहा है कि आप 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में एक सेल्फ प्रमोशन यानी कि बीजेपी को कहीं सीधा फायदा प्रधानमंत्री मोदी के इस चेहरे से ना मिले। प्रधानमंत्री ने, बता दें आपको, 1 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, जिसकी फोटो उन्होंने खुद ट्वीट की थी। चलिए बात करें कोरोना की, तो देश भर में 14,997 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें 13,113 लोगों की रिकवरी हुई है, वहीं 98 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामले में महाराष्ट्र के हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,855 पहुंच गया है, कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें केरल की तो 2,765, राजस्थान की बात की जाए तो 215, गुजरात में 475 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक 1,39,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश भर में 1,08,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन बात करें अगर मौत के आंकड़ों की तो 1,57,385 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़ों की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 417 नए मामले सामने आए हैं। अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर में सबसे ज्यादा 156 नए केस सामने आए हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में अब तक 90 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं। आगर मालवा में 1, अनूपपुर में 2, बड़वानी में 3, बैतूल में 14, बुरहानपुर में 8, छिंदवाड़ा में 14 नए केसेस सामने आए हैं। बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में 7, दमोह में 2, धार में 5, गुना में 8, हरदा में 1 और होशंगाबाद में 5 नए केस सामने आए हैं। तो प्रदेश में अब तक 2,62,850 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 2,55,888 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंकड़ों में तेजी आई है। इधर भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतरिम नतीजे जारी कर दिए हैं और ये वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। सरकार का यह फैसला कुछ विशेषज्ञों के निशाने पर था, क्योंकि फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के वो खिलाफ थे। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये वैक्सीन डेवलप की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने हाल ही में कोवैक्सीन के ही डोज लिए हैं। वहीं ICMR ने कहा है कि 8 महीने से भी कम समय में प्रभावी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है और ये आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर पेश करती है। भारत बायोटेक के चेयरमैन ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाला दिन है। क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों फेज में 27,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया। वहीं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के साथ ये साबित हो गया है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है। तो ये वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर साबित होगी। कोरोना वैक्सीनेशन के अगले फेज की शुरुआत 1 मार्च से हो चुकी है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। और इसी बीच प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी भोपाल के जेपी अस्पताल जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई।
बता दें आपको, वैक्सीन लगवाने के बाद भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री के भी वैक्सीन लगवाने पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाकर जवाब दिया है। इधर महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक बार फिर समीक्षा की। सीएम ने महाराष्ट्र से सटे जिलों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य की वजह से कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में न बढ़ पाए, ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों की भीड़ न उमड़े, ऐसी कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है। इधर उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ये संख्या सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंदौर और भोपाल में भी एहतियात बरतने को कहा है। रोको टोको अभियान को जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब आचार संहिता लागू करने का सिर्फ इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इंदौर हाईकोर्ट में लिखित में जवाब दिया था कि वो चुनाव के लिए तैयार है और 3 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 6 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और इसके बाद आचार संहिता लग सकती है। वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है और चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां काफी दिनों पहले शुरू कर दी थी। बीजेपी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान कूदने को तैयार है। रणनीति बनाने का दावा सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है। सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी नुमाइंदों ने हाईकोर्ट में, इंदौर हाईकोर्ट में अपनी बात रखी है कि 3 तारीख को अंतिम प्रकाशन के बाद अतिशीघ्र चुनाव हो जाएंगे। तो हम मानते हैं कि सरकार अर्थात निर्वाचन आयोग को अभी ये काम पूरा करना है। जैसे ही निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सूचना आ जाएगी कि इन तिथियों में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जब भी चुनाव। मास्टर प्लान कमलनाथ जी सरकार ने जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में बना, हम लोग सब उसके भागीदार थे, लेकिन मास्टर प्लान का जिक्र नहीं है इस बजट के अंदर। इस बजट में जो कर्मचारी हैं जिनका 3% डीए स्वीकृत कर दिया था कमलनाथ सरकार, उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं स्थानीय स्मार्ट सिटी जो बन रही है, उसमें लोगों को जो बेघर किया, उनको घर और दुकान कहाँ देंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये भोपाल के मुद्दे होंगे ना कि भाव लगातार बढ़ रहे हैं, 825 हो गया, ये मुद्दा है। 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया, ये मुद्दा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही। दाल 160 रुपये किलो ज़्यादा हो गई है, प्याज 40 रुपये हो गया है। ये सब मुद्दे रहेंगे। बाकी लोकल जब मामला आएगा तो लोकल निश्चित बनेंगे और राय ली जा रही है। कांग्रेस ने अपने प्रभारी पहले ही बना दिए, वो सब राय ले रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल अभी भले ही ना बजा हो, लेकिन सियासी दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। जाहिर है कि शहर सरकार बनाने हर एक पार्टी निकाय चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। निकाय चुनाव में वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिलेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तीसरी ताकत यानी बीएसपी भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। बीएसपी ने भी निकाय चुनाव की सभी सीटों पर ताल ठोकने का मन बना लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंबल में दिखेगा तीसरी ताकत का तिलिस्म। निकाय चुनाव में बीएसपी भी दिखाएगी दम। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। कांग्रेस बीजेपी कौन होगा परेशान? प्रदेश में अब किसी भी वक्त नगरीय निकाय के चुनावों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं अब निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरती नजर आएगी। सियासी समीकरण की नजाकत को समझते हुए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का
ऐलान किया है। ग्वालियर में बीएसपी ने अपना जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीएसपी का दावा है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी और प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे। भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको देखकर लग गया होगा कि बीएसपी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है इस आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जिला पंचायत चुनाव हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो पूरी टीम है, और इस बार एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में रचेंगे। देखिए, बीएसपी का वजूद बहुत ही सुनहरा है और यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि तीसरी ताकत के रूप में अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास कभी हो नहीं सकता। उधर कांग्रेस भी बसपा को लेकर उपचुनाव का उदाहरण देती दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव में जाने का अधिकार है। बसपा उपचुनाव की तरह इस बार भी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाएगी और निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार तो होता है कि वो निर्वाचन में जाए, और मुझे लगता है कि ये एक प्रजातंत्र का महोत्सव होता है। ठीक है, सभी को अधिकार है, किंतु जहाँ तक बसपा का सवाल है और ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ तक उनकी स्थिति है, तो अब विगत 2 चुनाव में देखेंगे, विधानसभा में और उसके बाद उपचुनाव में देखेंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करा पाएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं बीएसपी के दावों पर बीजेपी बिल्कुल कूल नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीएसपी के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा वोट ना मिले, बल्कि उनका वोट बैंक कांग्रेस को मिला। तो यदि ऐसा करती है बीएसपी, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि वोट वो कांग्रेस के ही काटेगी। कुल मिलाकर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएसपी के आने से कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। हालांकि उपचुनाव में भी बीएसपी ने पूरी दमदारी के साथ चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन उनके ज्यादातर कैंडिडेट बुरी तरह हारकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में अब निकाय चुनाव में बीएसपी क्या दम दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। इधर दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, लेकिन इसे गैर राजनीतिक मंच बताया जा रहा है। 4 मार्च को यानी कि आज रतलाम से किसान महापंचायत की शुरुआत होगी। इसके लिए 26 किसान संगठनों और राजनीतिक दलों को भी न्योता दिया गया है। रतलाम में होने वाली किसान महापंचायत के लिए दिग्विजय सिंह बुधवार को रतलाम पहुंचे। रतलाम के अलावा धार, सीहोर और बैरसिया में भी पंचायतों का आयोजन होना है। कांग्रेस की रणनीति है कि अगले 3 महीने तक इस तरह की महापंचायतों का आयोजन किया जाए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है वो किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये उनका झूठ था। जबकि हजारों किसान हम लोग वहाँ दिल्ली में थे। इस जो किसान जो ये काले कानून आए, इनके खिलाफ हम लोग किसानों के साथ हैं। अब 4 तारीख से मध्य प्रदेश में सारी जगह पूरे प्रदेश में इस तरह की पंचायत होगी। दिल्ली में हो रहे आंदोलन का कांग्रेस पहले ही समर्थन कर चुकी है। महापंचायत के जरिए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। दरअसल दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश के किसानों ने समर्थन नहीं किया है। विधानसभा में भी कमलनाथ ने अपने भाषण में किसान कानूनों का जिक्र किया था। कांग्रेस किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की यह कवायद कामयाब नहीं होगी। ऋण माफ़ी कमलनाथ जी की सरकार ने की थी, उसमें एक शब्द इसमें कहा नहीं गया है बजट के अंदर। और बजट में किसानों के बिजली के दाम कम करेंगे, खाद भी, इसके मामले कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो किसानों को जागृत करेंगे कि जिस तरह से जो 3 काले कानून ये लेके आ रहे हैं, इसके मामले में दिग्विजय सिंह ने तय किया है पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि इन 3 कानूनों का 3 काले कानूनों की खिलाफत करना है। केवल और केवल वर्ग संघर्ष की राजनीति कराना ये दिग्विजय सिंह जी का शगुफा रहा है। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के बैनर से तो हर किसान और हर नागरिक बहुत खफा है। अब वो इस तरह की बातें कर केवल और केवल मीडिया की सुर्खियां बनना चाहते हैं। ना किसान आएंगे, ना ट्रैक्टर आएगा। दिग्विजय सिंह जी, आपने 10 साल में मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया, किसानों का बंटा ढार किया। कांग्रेस ने इसे गैर राजनीतिक रूप दिया है और सामाजिक संगठनों को आगे रखा है। जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है,
उसी तर्ज पर यहां महापंचायत के आयोजन की तैयारी है। इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश पंचायत चुनावों को भी साधने की है। बहरहाल कांग्रेस कोशिश कर रही है, कामयाब कितनी होगी सवाल ये है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर हाईकोर्ट ने तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने पूछा है कि एथेनॉल मिलाकर डीजल पेट्रोल पर टैक्स लेने का क्या प्रावधान है। क्या एथेनॉल मिलाकर डीजल पेट्रोल पर 5% से अधिक टैक्स नहीं लिया जा सकता? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। दरअसल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका के जरिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के संयोजक मनीष शर्मा ने पक्ष रखा है। याचिका में कहा गया है कि इथेनॉल मिश्रित डीजल पेट्रोल पर सरकार ने 5% ही टैक्स लेने का नियम बनाया था, पर इस पर 51% टैक्स वसूला जा रहा है। इसी मामले में आज चीफ जस्टिस व विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई। अगर हमको कोई भी चीज़ दी जा रही है तो उसमें अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो उन 2 कंपोनेंट्स में अगर एक कंपोनेंट का प्राइस लोअर है तो आप हमको उसके लिए हायर चार्ज कैसे कर सकते हो। ये मुद्दा आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के सामने उठाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और विजय शुक्ला साहब ने सुनवाई करके इसमें सारी ऑयल कंपनीज को, जिनको हम लोग ने रिस्पोंडेंट्स बनाया है, सबको नोटिस इशू किया है और 6 हफ्ते का टाइम दिया है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट से भी बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो भी अपना पक्ष रखे। खबर सुहागपुर से, जहां महिला अधिकारी के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर है, गिरफ्तारी के बाद थाने के बाहर किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली और पुष्पराज पटेल की गिरफ्तारी का सभी किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक विरोध दर्ज कराने थाने के बाहर पहुंच गए। अधिकारी है, बंदूक लेके चल रही है, गुंडों को लेके चल रही है, मारपीट हो गई, इतनी बुद्धि तो किसान में है। दोबारा जिस तरीके से जैसी गाड़ियों की आवाज किसान परिवार ने सुनी, बेचारे खेतों की तरफ महिलाएं बुजुर्ग भाग गए। भाई आप जिस तरीके से 15-20 गुंडों को लेकर पहुंची, बताएं कौन कौन लाइनमैन का नाम लिखवा, बताएं आप मैडम, ये बात बताएं कि कौन कौन लाइनमैन दोबारा उस घटना के बाद दोबारा जो मोटर थी उसको निकालने पहुंचे, लाइन में हटाने पहुंचे, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। क्लियर करो। और मैं मैडम से अनुरोध करता हूं कि गनीमत ये है, आपकी किस्मत अच्छी है कि 2 घर की बस्ती थी, वो केवल 2 घर हैं। अगर गांव के बीच ये घटना होती मैडम, मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको लाना पड़ता। और ये बात भी पूरी। इधर शहडोल जिला अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। अस्पताल परिसर में ही एक नवजात के शव को कुत्ते नोच रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने जब देखा तो नवजात के शव को कुत्तों से बचाया। मंगलवार रात को जिला अस्पताल में 4 बच्चे पैदा हुए और 4 की मौत हो गई थी। बच्चे के शव को कुत्तों के नोचे जाने के खुलासे के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने नवजात के शव को सुरक्षित रख पुलिस को इत्तला दी। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये नवजात का जन्म अस्पताल में ही हुआ था या फिर कहीं और से इसे लाकर फेंका गया। क्या मेरे को ये आपके नाली के पीछे ही मिला है। जब मैं यहाँ सुपरवाइजर कॉम्प्लेक्स के बाद काम करवा रहा था, काम करवाने में 2-3 कुत्ते नोच रहे थे उसको, तभी वो किनारे पे मिला तो मैं उसको सुरक्षित लाके यहाँ पे रखवा दिया हूँ। और अपने अस्पताल प्रबंधन? हाँ, अस्पताल प्रबंधन में हमने दी। किनको? ये चौकी में ही दे दी। हमने पुलिस को सूचना दे दी है कि आप जांच कर लें और उसका विधिवत जो भी हो उसकी कार्रवाई करें। एक्चुअली क्या होता है, गांव के लोग रहते हैं, उन्होंने कहीं हो सकता है यहीं मगर बच्चा उनको चूँकि सौंप दिया जाता है परिजनों को, तो उन्होंने कहीं दफनाया हो या फेंक दिया हो, तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ कई बार ऐसी हो चुकी हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई राज्यों के चीफ जस्टिस भी जबलपुर पहुंचेंगे। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिहाजा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जबलपुर आईजी ने एक बैठक ली बुधवार शाम को और बताया कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे और 40 से ज्यादा अधिकारी अलग अलग जिम्मेदारियां संभालेंगे। वहीं एसपीजी की टीम भी जबलपुर पहुंच गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जबलपुर में जुडिशरी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, वहीं नर्मदा आरती में भी शामिल होंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए दफ्तर की रामनाथ कोविंद शुरुआत करेंगे। अगले दिन राष्ट्रपति दमोह के दौरे पर भी रहेंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज हमारे शहर में आ रही हैं, उसको देखते हुए हमारी नियमित रूप से होटल, लॉज, धर्मशालाएं, आसपास की चेकिंग और जो स्थल उनके रुकने के हैं, जो कार्यक्रम स्थल हैं, उन सभी के लिए हमने अपने नोडल ऑफिसर तैनात किए हुए हैं और लगातार हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बता दें आपको 6 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब आएंगे तो सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग बुधवार शाम को महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और खबर यह है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस दौरान ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इधर दूसरी तरफ प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पहुंचेंगे तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जाहिर है वीवीआईपीज़ की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, उनके दौरे की तैयारियों के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। नाम किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े, वो भी पहुंचेंगे। अलग अलग राज्यों के जस्टिस भी पहुंचेंगे और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चूंकि संस्कार धानी में ये आयोजन हो रहा है तो ऐसे में इस लिहाज से मध्य प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 6 मार्च को जबलपुर पहुंचेंगे। आईजी ने महत्वपूर्ण बैठक कल शाम को ही ली है, बुधवार शाम को ही ली है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे ही जबलपुर पहुंचेंगे उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में तैयारियां की गई और चर्चा की गई और उसके बाद क्या दौरा रहेगा, राष्ट्रपति कहां पहुंचेंगे, उस लिहाज से ये बैठक बुधवार शाम को आयोजित की गई। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में आज चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 4 मैच की टेस्ट सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है। आखिरी टेस्ट टीम इंडिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत अगर ये टेस्ट जीतता है या ड्रॉ करा लेता है तो जून में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर टीम इंडिया हारती है तो सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के फाइनल में अपनी जगह भी गंवा देगी। बता दें आपको, ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहतर पॉइंट पर्सन के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। ऐसे में टीम इंडिया के पास आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे सफल टीम बनने का ये एक बेहतरीन मौका है। भारत ने अब तक 6 टेस्ट सीरीज में 16 मैचों में से 11 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं, तो वहीं इंग्लैंड ने 20 मैचेस में से 11 टेस्ट मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं।